मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं, मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं एक और वादा आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहां 2024 का उत्तर पूरे देश का ये लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने अभी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। जब राजतंत्र था देश में, तब राजा महाराजा और उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। कोई आपका हितैषी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्धों का कोई हितैषी है तो वो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी। ये बताने के लिए मैं आपके बीच मौजूद हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिला नेताएं भी मैंने पीछे मुड़ के देखा बैठी। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा कि वो इतने लंबे समय तक टिके हुए। मुझे निराश हुआ, मैंने जिलाधिकारी जी से कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन दे दो, मेरी मजबूरी है, इमरजेंसी का प्रोग्राम है, मेरे लोग मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर पे होता है, कभी ताकतवर पे नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। शोषण कमजोर पे होता है, और शोषण कमजोर हम अपनी वजह से हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है, और हर सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण हो रहा है वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है बंद होगा, और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोरों के साथ वो बंद होगी। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे गौर करो। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, पानी देना है। जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े जारी हुए, आपने देखे। जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC, ST और OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। देखे नहीं देखे बताओ मेरे लोगों। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन, सिख, बौद्धों की है, तो जब इस देश में, गौर करना किस तरह तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूटने काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट लेके ताकतवर बने उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई, और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खाक छान रहे। वो नेता आपके नेता कैसे हो सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण, शैक्षिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पे है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया,
छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के लिए गए हो कि हम विरोध कर, हम इसमें चाहते थे। अगर आप वास्तविकता में इस समाज के सच्चे नेता होते तो आप अड़ जाते। जैसे एक मेरे अच्छी तरह याद है, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने कह दिया अगर ह्यूमन रिजर्वेशन बिना दलित, पिछड़ी, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं के बिना आएगा तो ये हमारे लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन नेताओं को जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी। आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने तो धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक, मिलेगा कैसे? ये बात तो मान्यवर काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं है, आपने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सच बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने बिठाए कुर्सियों पे? आपने कितने लोगों को बनाया? आपने कितने लोगों को अवसर दिया? और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको मान्यवर काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे। तब आपको क्यों नहीं समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए? मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूं पीछे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 14 तारीख को जिसकी जेब में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेब में वही पैसा था। 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी, चाहे वो 1 गज थी या 1 बीघे थी, 15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। ये मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पे कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। इससे राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा। और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा है। जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास कर रहे थे समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े। उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो मान्यवर काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाके लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटे की रक्षा की तरह करनी, और समाज ने अंगड़ाई ली, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों को, बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पे कह रहा हूं, आप समझदार लोग हैं। जो बात मैंने अभी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूं कि 2006 से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो, ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे मान्यवर काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आप ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो मान्यवर काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा होकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता, और कोई इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आंकड़े उठा के देखो एनसीआर के, हर प्रदेश में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है।
रोज अखबार पढ़ो, कहीं इस जिले में कि रेप, हत्या, जला दिया, मार दिया। अभी अभी 2 घटनाएं मुझे हमारे साथी, हमारे नेतागणों ने बताई कि रोना पार में रीता मौर्य और उन इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य, अहिरोला जो थाना पड़ता है, उन दोनों की हत्या की गई। गौर करना, उनके बच्चे आंदोलन धरने पे बैठ गए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जिनके घर आए और उनसे वादा किया कि 25 लाख रुपए की मदद करेंगे, और पुलिस ने भी वादा किया कि हम 1 हफ्ते में खोल दें घटना। बच्चों को कहा धरने से उठ जाओ। आज तक उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं। ये पुलिस व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री दोबारा नहीं पूछा मौर्य परिवार से कि कहां, किस हालात में, रोटी मिल रही नहीं मिल रही है, कपड़े है या नहीं है, खाने को सर पे ढकने के लिए छत है या नहीं है। फिर ऐसे नेताओं का सत्ता में आने का भी फायदा क्या है पिछड़ों को। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि रोना पार में रीता मौर्य को जो है पीट पीट के मार दिया, उनके पति बचाने गए, उनको पीटा गया, वो हॉस्पिटल में है। और न्याय के नाम पे जो न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है भारतीय संविधान देता है, न्याय के नाम पे उस परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किसके लिए? अगर ये गरीबों को न्याय भी नहीं दिला सकते। मैं पुलिस के साथियों की मजबूरी समझता हूं। पुलिस सरकार की होती, वो मजबूर कुछ अच्छा करने जाए तो कुछ अच्छा कर दें तो सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइन हाजिर हो जाते हैं। और अगर अच्छा करने का नेताओं के हिसाब से काम ना करें, जो सरकार के नेता हैं, तो नेताजी मारपीट भी कर देते हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले ही एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा गया। अगर वो कोई अधिकारी ईमानदार से काम कर रहा है तो उनका मनोबल तोड़ रहे हो। ये वर्दी वाले लोग सुरक्षा का काम करते हैं जनता की, इनका मनोबल तोड़ रहे हो। किस लिए? अपने चंद नेताओं खुश करने के लिए। इसका प्रभाव समझते हो आम जनता पे क्या पड़ रहा है? जब पुलिस की वर्दी वाले को देख लेता है गरीब आदमी, तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि ये मुझे न्याय दिलाएगा। लेकिन आज वो पुलिस बेबस हो गई उत्तर प्रदेश में। आज वो पुलिस खुद अपमानित हो रही। आज उस पुलिस को कुचला जा रहा है और तमाम तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से काम करे। मैं पुलिस के साथियों को उनकी मजबूरी समझते हुए कहूंगा कि कोई भी, क्योंकि आपको संविधान की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से नौकरी मिली है, कोशिश करना किसी नेता के इशारे पे ऐसा कोई काम मत करना कि गरीबों की हाय, गरीबों की बद्दुआएं आपको लग जाएं। आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है।